1941 से 1945 तक सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के नाजियों से लड़ाई की। रेड आर्मी की पंक्तियों में सबसे मूल्यवान सदस्यों में से उनके स्नाइपर्स थे, जो दुश्मन से खुद को छुपाने और काफी दूरी से अत्यधिक ताकत के साथ लक्ष्य को गिराने में सक्षम थे। इन अत्यंत कुशल शार्प शूटर्स के हाथों कई जर्मन सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। शायद आपको हैरानी हो, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ के 2000 से ज्यादा स्नाइपर्स महिलाएं थीं। इन महिलाओं ने 11,000 से ज्यादा दुश्मनों को मारकर इतिहास में कुशल लड़ाकों के रूप में नाम दर्ज कराया। इन महिलाओं में कुछ अपनी राइफल चलाने की दक्षता के लिए मशहूर है। ल्यूडामिला पावलिचेंको और रोजा शानिना अपने क्षेत्र में सबसे निपुण थीं। इसी वजह से उनकी डरावनी प्रतिष्ठा बनी। आज हम इन घातक महिला स्नाइपर्स के जीवन और उपलब्धियों का पता लगाएंगे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके खूनी संघर्षों की कहानियां साझा करेंगे। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आखिर सोवियतों ने विशेष रूप से अपनी सेना में महिला स्नाइपर्स को क्यों शामिल किया, जबकि उस समय की अधिकांश सेनाएं लगभग पूरी तरह पुरुषों से बनी थीं? इसका जवाब काफी हद तक उन विश्वासों में छुपा है जो युद्ध के समय सोवियतों के बीच प्रचलित थे। माना जाता था कि सेना में स्नाइपर की भूमिका महिलाओं के लिए उपयुक्त है, क्योंकि एक शार्प शूटर को अपने कर्तव्यों में बहुत अधिक धैर्य, सोच समझ और सटीकता दिखानी होती है। इन सभी गुणों को सोवियत रूस में स्त्रीत्व का पर्याय माना जाता था और इसी कारण रेड आर्मी ने कुल 2484 महिला स्नाइपरों को नियुक्त किया था। दुर्भाग्यवश उनमें से केवल 500 ही इस संघर्ष से जीवित बच पाईं। उस समय की सोवियत प्रचार सामग्री ने भी दोनों लिंगों की समानता को बढ़ावा दिया और हालांकि समाज के कई हिस्सों में वह समानता दुर्भाग्यवश साकार नहीं हो पाई। सेना ने बड़ी संख्या में महिलाओं को शामिल किया और उन्हें कई तरह के अवसर प्रदान किए। दुर्भाग्यवश ये अवसर अक्सर मिलना मुश्किल थे और मुख्य रूप से स्वैच्छिक थे। भले ही रूसी सेना समानता के लिए प्रयास कर रही थी, कई महिलाओं ने युद्ध में लड़ने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनके आवेदन पर विचार किए जाने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया या फिर वे सुविधाजनक सरकारी अड़चनों में फंस गईं, जिससे सेना में उनकी भर्ती रुक गई। सोवियत महिलाओं के लिए अपने देश के लिए लड़ना मुश्किल था, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में ही सोवियत सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हर स्तर पर भीषण लड़ाई के कारण जनशक्ति कम हो गई थी और रूसियों को सैनिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा था। जहां इससे कई युवा महिलाओं में नाजियों से लड़ने की तीव्र इच्छा जागी, वहीं रेड आर्मी के लिए लड़ने को तैयार पुरुष सैनिकों की विशाल संख्या के मुकाबले वे समुद्र में एक बूंद के समान थीं। सोवियत सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में 8 लाख से ज्यादा महिलाओं को नियुक्त किया, जिनमें कई ने अपनी असली पहचान पाई। गैर युद्ध भूमिकाओं में जैसे चिकित्सा और संचार कर्मी। फिर भी हजारों महिलाओं ने मोर्चे पर भूमिका निभाई और उन लोगों में जो लड़ रही थीं, जर्मनों के खिलाफ सोवियत महिला मशीन गनर, टैंक क्रू और युद्धक पायलट थीं। आज सोवियत महिला स्नाइपर की छवि को फिल्मों, किताबों और यहां तक कि वीडियो गेम्स में भी लोकप्रिय बना दिया गया है। खासकर कुछ महिलाओं को धन्यवाद देना चाहिए जो अपने क्षेत्र में शीर्ष पर थीं। आलिया मुल्दागोलोवा, जिनका जन्म 1925 में हुआ था, जो आज काजाख्स्तान है,
उन महिला स्नाइपर्स में से एक थीं जो अपनी उपलब्धियों के लिए इतिहास में दर्ज हो गईं। 1930 के दशक के सोवियत अकाल के बीच पली बढ़ी और एक गरीब परिवार से आने वाली, जिसे ग्रामीण इलाके में जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ता था, उनकी छोटी सी जिंदगी हिंसा से भरी रही। मोल्दा गोलोवा की मां को 1933 में आलू चुराने के कारण एक चौकीदार ने मार डाला था। उनके पिता को सोवियत काल से पहले कुलीन वंशज होने पर सरकार ने सताया था। 1 साल से भी ज्यादा समय तक वह अपने गांव की सड़कों पर बिना घर के भटकती रहीं, जब तक कि उन्हें अपने चाचा से मदद नहीं मिली। अलमाटी शहर में रिश्तेदारों के साथ रहने के दौरान मोल्दा गोलोवा ने किसी तरह अपनी पढ़ाई के कुछ टुकड़े जोड़ लिए, लेकिन उन्हें हमेशा एक बहुत दृढ़ व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया। वह 1935 में मॉस्को चली गईं और फिर लेनिनग्राद, जब उनके चाचा ने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट अकादमी में दाखिला लिया, जहां वह थोड़े समय के लिए अपनी पढ़ाई जारी रख सकी। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर मोल्दा गोलोवा अपने परिवार में केवल वही लेनिनग्राद में रहीं। 1942 में उन्होंने सेना में भर्ती के लिए आवेदन किया और मातृभूमि की रक्षा की शपथ ली। मोल्दा गोलोवा ने 17 साल की उम्र में मॉस्को के पास सेंट्रल वीमेन स्नाइपर ट्रेनिंग स्कूल में स्नाइपर की ट्रेनिंग ली। कहा जाता है कि उन्हें मोर्चे पर जाने की तीव्र इच्छा थी और उन्होंने अपनी निशानेबाजी लगातार सुधारी। जुलाई 1943 में उन्हें 22वीं सेना की 15वीं राइफल ब्रिगेड में नियुक्त किया गया था। अक्टूबर तक उन्होंने यूएसएसआर पर हमला करने वाले 32 नाजियों को मार गिराया था। उनके एक साथी स्नाइपर द्वारा लिखी गई एक संस्मरण में उन्हें असाधारण निडरता दिखाने वाली बताया गया था। उन्होंने फासिस्टों को हराया और घायल साथियों को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार दिया। दुर्भाग्यवश सिर्फ 18 साल की उम्र में मोल्दा गोलोवा की युद्ध में मौत हो गई, जब वह एक स्नाइपर के रूप में कुल 91 पुष्ट हत्याएं कर चुकी थीं। जब वह कजाचिका गांव के पास जर्मन पलटवार को रोकने की कोशिश कर रही थीं, तब एक बारूदी सुरंग के टुकड़े से उनके हाथ में चोट लग गई। हमले ने उन्हें नजदीकी लड़ाई के लिए मजबूर किया, जहां उन्होंने एक जर्मन अधिकारी को मार डाला, लेकिन बारूदी सुरंग की चोटों से उनकी मौत हो गई। जून 1944 में मोल्दा गोलोवा को मरणोपरांत सोवियत संघ के हीरो की उपाधि से सम्मानित किया गया और उन्हें लेनिन ऑनर्डर से भी नवाजा गया। रोसा शानिना युद्ध की प्रसिद्ध महिला सोवियत स्नाइपर्स में से एक, 1924 में रूस के एडमा गांव में जन्मी। शानिना 7 बच्चों में एक थीं। परिवार में 3 गोद लिए अनाथ भी थे और उन्होंने पढ़ाई बेरेजनिक शहर में शुरू की थी। माता पिता की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने 14 साल की उम्र में घर छोड़कर आर्चेंगेल्स कॉलेज में पढ़ाई की कोशिश की। अपनी पढ़ाई के खर्च के लिए उन्होंने किंडरगार्टन में नौकरी की और 1942 में स्नातक हुई, जब सोवियत संघ युद्ध में था। शानिना के भाई मिखाइल 1941 में लेनिनग्राद की कुख्यात घेराबंदी के दौरान मारे गए थे। इस नुकसान के बाद शानिना ने सेना में जाने और सैन्य प्रशिक्षण के लिए सावोबुच कार्यक्रम में दाखिला लेने का फैसला किया। जून 1942 में उन्नत प्रशिक्षण लेने से पहले वह अपनी कौशल को निखारने के लिए स्थानीय शूटिंग रेंज जाती थीं और जल्द ही वह खुद को मॉस्को के सेंट्रल वीमेन स्नाइपर ट्रेनिंग स्कूल में पाएंगी। शानिना ने प्रशिक्षण में अच्छा किया और सम्मान सहित स्नातक बनी। इसके बाद वह खुद को 184वीं राइफल डिवीजन की पंक्तियों में पाएंगी, जहां वह अन्य महिला स्नाइपर्स के प्लाटून में शामिल थी। शानिना ने जल्दी ही अपनी कौशलता दिखा दी, लेकिन पहले जर्मन सैनिक को मारने के बाद वह डर और सदमे में आ गईं। साथियों ने उन्हें फांसीवादी आक्रमणकारियों से युद्ध के कारण याद दिलाए। फिर उन्होंने लिखा कि वह दुश्मन को शांत दिमाग से मार रही हैं और अपने काम में जीवन का अर्थ देखती हैं।
शानीना जल्द ही प्लाटून कमांडर बनी और अप्रैल 1944 में ऑर्डर ऑफ ग्लोरी 3rd क्लास से सम्मानित हुई। जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, शानीना और निपुण हो गई। अपने करियर के दौरान शानीना ने 50 से अधिक पुष्ट हत्याएं की थीं और दुश्मन के शार्प शूटर्स को गिराने के लिए काउंटर स्नाइपर रणनीति का इस्तेमाल किया था। वह जर्मन सैनिकों को चकमा देकर चुपचाप सीमा में घुसी और उन्हें एक एक कर मार डाला। वह मोर्चे पर ज्यादा से ज्यादा गोलाबारी करने के लिए दृढ़ थीं। लेकिन 1945 की शुरुआत में पूर्वी प्रशिया आक्रमण के वक्त जर्मनों की बढ़त मजबूत करने की कोशिशों से दबाव में आ गईं। उनकी अंतिम डायरी प्रविष्टियों में उन्होंने स्वीकार किया कि जर्मन गोलाबारी बढ़ने से वह मौत के करीब आ गईं और अंत में जान गंवा दी। 27 जनवरी को पास में एक गोला फटा जिससे उनका सीना फट गया और उन्हें बचाने की कोशिशों के बावजूद वह अपनी चोटों के कारण मर गईं। शानीना को 1960 के दशक में सोवियत प्रेस में मरणोपरांत सम्मान मिला। आर्कांजेल्स्क ओब्लास्ट में सड़कों का नाम उनके नाम पर है और क्षेत्र के खेल संगठन रोजा शानीना पुरस्कार के लिए स्की दौड़ कराते हैं। अब तक की सबसे प्रसिद्ध और सफल महिला सोवियत स्नाइपर कोई और नहीं बल्कि ल्यूडमिला पावलीचेंको थी। ल्यूडमिला पावलीचेंको का जन्म 1916 में वर्तमान यूक्रेन के कीव ओब्लास्ट में हुआ था। बाद में वह कीव शहर चली गईं। 14 साल की उम्र में उन्होंने शूटिंग क्लब ज्वाइन कर शार्प शूटर का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने 1937 में कीव विश्वविद्यालय में इतिहास की पढ़ाई शुरू की और अपनी पढ़ाई पूरी करते समय शुरुआत में उनकी योजना स्नातक होने के बाद स्कूल टीचर बनने की थी। हालांकि उन्होंने रेड आर्मी द्वारा आयोजित एक स्नाइपिंग स्कूल में दाखिला लिया और उनकी सैन्य क्षेत्र में करियर बनाने में रुचि बढ़ गई। पावलीचेंको ने 1941 में जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया था, सेना में शामिल होने की मांग की। 25 साल की उम्र में उनकी पैदल सेना में शामिल होने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन रजिस्ट्रार ने उन्हें नर्स बनने के लिए प्रेरित किया था। पावलीचेंको ने मना किया और बाद में स्नाइपर के रूप में चुनी गई। अपने व्यापक प्रशिक्षण के कारण उन्होंने 25वीं राइफल डिवीजन में शामिल हुई और शुरू में उन्हें केवल खाइयां और संचार के रास्ते खोदने का काम सौंपा गया। हथियारों की कमी से उनके पास सिर्फ एक ग्रेनेड था। अगस्त 1941 में पावलीचेंको ने अपनी स्नाइपर राइफल से पहली बार 2 जर्मन अधिकारियों को बिलियाइवाका में मार गिराया। ओडेसा की घेराबंदी के दौरान पावलीचेंको ने लगभग 2.5 महीने तक जर्मन आक्रमणकारियों पर जबरदस्त स्नाइपर फायर बरसाया और उन्होंने 187 पुष्ट हत्याएं की। आगामी महीनों में उनके हाथों 100 और नाजी मारे गए, जिसके बाद ओडेसा पर नाजियों के कब्जा करने पर उन्हें सीनियर सार्जेंट के पद पर पदोन्नत किया गया। अक्टूबर 1941 में पावलीचेंको सेवास्तोपोल वापस चली गईं और सेवास्तोपोल की घेराबंदी के दौरान शहर की रक्षा करते हुए रेड आर्मी के लिए नए स्नाइपर्स को प्रशिक्षण देने लगी। पावलीचेंको ने 100 से अधिक जर्मन सैनिकों को मारा। युद्ध के अंत तक माना जाता है कि उन्होंने 309 नाजी हमलावरों को मार गिराया था और उनके 36 लक्ष्य दुश्मन के निशानेबाज थे। पावलीचेंको की ऐसी कुशलता थी कि वह प्रचार यात्रा पर भी गई। उन्होंने अमेरिका और कनाडा का दौरा किया और पहली सोवियत नागरिक बनी जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्वीकारा। 1942 में उन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मुलाकात की। मोर्टार से घायल होने के बावजूद वह युद्ध में जीवित रहीं और रेड आर्मी के लिए प्रचारक बन गई। स्नाइपिंग क्षमता के लिए उन्हें लेडी डेथ कहा गया और युद्ध के अंत तक वे नए रंगरूटों को प्रशिक्षण देती रहीं। जब युद्ध आखिरकार समाप्त हुआ तो पावलीचेंको ने अपनी विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी की और एक इतिहासकार बन गईं।
जिन्होंने सोवियत सैन्य इतिहास पर शोध किया। 1974 में 58 वर्ष की आयु में ल्यूडमिला पावलिचेंको का निधन स्ट्रोक के कारण हो गया। उनके कई सम्मानों और पुरस्कारों में 2 लेनिन ऑर्डर, सोवियत संघ की हीरो की प्रशंसा और ओडेसा और सेवस्तोपोल की रक्षा के लिए पदक शामिल है। आधुनिक युग में पावलिचेंको को 2015 की बैटल फॉर सेवस्तोपोल फिल्म में अमर कर दिया गया है। उनकी आत्मकथा लेडी डेथ 2018 में पश्चिमी देशों में आई थी। हालांकि सोवियत संघ की महिला स्नाइपर्स ने यूएसएसआर पर हमले के दौरान हजारों जर्मन सैनिकों को मार गिराया था, लेकिन उनमें से केवल एक छोटी सी संख्या ही पूरे संघर्ष में जीवित रह पाई। कई युवा महिलाएं थीं जिनका जीवन उनके सामने था, लेकिन उन्हें बेरहमी से पहले मार दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोगियों की जीत में उनके प्रयास इतिहास में दर्ज हो गए हैं। आज जिन 3 महिलाओं से हम मिले वे अकेली नहीं थीं। हजारों कहानियां हैं जो अब अभिलेखागारों में खो गई हैं और पावलिचेंको, शानिना, माल्दा गोलोवा की कहानियों के साथ थीं। हालांकि जो हम जानते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने युद्ध लड़ा, मारे गए और जीवित बचे, वह बेहद दिलचस्प है और प्रशंसा से भरा हुआ है। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया नीचे लाइक या कमेंट जरूर करें। हमारी सारी सामग्री, रिसर्च, स्क्रिप्ट, एडिटिंग और नैरेशन पूरी तरह इंसानों द्वारा की जाती है। एआई का इस्तेमाल नहीं होता। तो अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड वीडियो कब रिलीज होगा इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखने के लिए धन्यवाद।